नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये शो कल जाना था रात को 8 बजे, लेकिन मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था तो मैं सर से बात नहीं कर पाया। तो आज हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और दोस्तों साहब से मैं आज विस्तार से ज़रा हरियाणा और कश्मीर के चुनाव पर बात करना चाहूँगा। लेकिन उससे जी। पहले एक ज़रूरी खबर उत्तर प्रदेश से आई है कि अभी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जब ये कांवड़ यात्रा चल रही थी तो वहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश निकाला कि अब जितने भी खाने पीने के छोटे छोटे होटल हैं उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाना होगा जिसपे कि लिखना होगा उसका ओरिजिनल ओनर का नाम, वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों के नाम, और बेसिकली अंदाज ये था कि वो किस धर्म के लोग हैं जो दुकान चला रहे हैं या किस धर्म के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो आपको खाना बना रहे हैं या जो बर्तन धुल रहे हैं, उनके नामों को वहाँ पे प्रदर्शित किया जाए, जिससे कि जो हिंदू धर्म के अनुयायी जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में उनका धर्म भ्रष्ट न हो। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लोग गए और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वो स्टे अभी चल ही रहा है, लेकिन तब तक कल एक अचानक से उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा ही एक ऑर्डर निकाला है कि अब उत्तर प्रदेश के जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनके ओनर्स के नाम दिखाने होंगे और उनके जो भी कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट लगानी होगी और उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। तो साहब मैं जरा समझना चाह रहा हूँ ये क्या करना चाह रहे हैं। एक बात जिसको कि डिमोटिवेट करना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट इस चीज को, वो बार बार वही हरकत कि नहीं सबका नाम हो वहां पे, सबको देखा जाए कौन कहाँ का रहने वाला है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो। इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं सर? देखिए ज्ञानेश जी, लोकतंत्र की बुनियादी थीसिस ये होती है कि ये व्यक्तियों द्वारा नहीं संस्थाओं द्वारा चलने वाला तंत्र है। संस्थाओं के जरिए ये प्रोसेस होता है, संसाधित होता है। और उसकी सबसे बड़ी संस्थाएं क्या है? एक कार्यपालिका बड़ी संस्था है, एक न्यायपालिका बड़ी संस्था है। ये दो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। एक विधायिका है, जो हमारी विधानसभा होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, विधान परिषद होती है, विधायिका। ये तीन संस्थाएं हैं। इन तीन संस्थाओं के बीच में संतुलन, एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करने के साथ साथ उनकी सबकी स्वायत्तता, मतलब ये एक बहुत महत्वपूर्ण लोकतंत्र का ढांचा है। जो लोग इस ढांचे में विश्वास नहीं करते वो सत्ता में आते ही सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो इस संतुलन को बिगाड़ते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब से आई है, उसकी पूरी कोशिश है कि इस संतुलन को वो बिगाड़ दे और कार्यपालिका का रुतबा सबके ऊपर, सब लोग उसके अधीन हो जाएं, यानी उसका हाथ ऊपर रहे, दूसरों का हाथ नीचे रहे। ये पूरी कोशिश है। और उनके सारे जितने भी कारकुन हैं, जितने भी पैरोकार हैं, जितने भी समर्थक हैं, किसी भी पद पे हों, इसी प्रकार की बातचीत करते हुए मिलते हैं आपको। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने कितने बार ये वक्तव्य दे चुके हैं कि ये जो कार्यपालिका है, ये क्या करती है, चुनी हुई सरकार जो है और चुना हुआ सदन जो है, ये सबसे ज्यादा ऊपर है। इस प्रकार की तमाम बातें आपको होते हुए मिलेंगी यहाँ पर। तो ये जो उत्तर प्रदेश में होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई मसलों के ऊपर जब कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई या उनकी आलोचना की या उनके खिलाफ फैसला दिया, तो उसी बात को, एक तो पहली बात तो माना नहीं गया, वो काम होता रहा। जैसे मान लीजिए होर्डिंग लगना है, होर्डिंग पे कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं, लोग अदालत में गए, अदालत ने कहा कि भाई ये होर्डिंग हटाई जाए, लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद सरकार होर्डिंग हटाने को तैयार नहीं है, वो नहीं हटा रही है। अब उसके बाद में जिन लोगों ने ये आदेश निकलवाया है वो दोबारा फिर अदालत में जाए, वहां पर जाके ये अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर करें। अदालत तो अपने आप आएगी नहीं देखने के लिए, अदालत के पास तो ना इस प्रकार के कर्मचारी हैं, ना इस प्रकार ये अदालत का काम है। फिर से जाए, तो अब उसके बाद में जब आएगा आदेश तो उसके बाद हटाने के बारे में सोचेंगे, छोटा करके लगा देंगे उसी बात को, लेकिन उसको मानेंगे नहीं किसी कीमत पर। ये जो और खासतौर से आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसने तो इस काम में विशेष महारत हासिल कर रखी है कि अदालत के आदेश को कैसे न माना जाए या कैसे कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया जाए, उसके आदेश के होते हुए भी अपना रवैया, अपना परनाला वहीं से गिराना है जहां गिर रहा था। तो ये मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा वो है। जब कांवड़ियों के जमाने में आदेश निकाला गया तो सीधे सीधे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ इशारा करता था। अभी भी इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एलिमेंट हैं, वो तब तो अभी भी हैं कि अगर मान लीजिए किसी होटल के बारे में या के सामने लिस्ट लगी हुई है, उस लिस्ट में जो नाम है उसमें मान लीजिए मुसलमानों के नाम होंगे, तो उसको देख के जब भी कोई खाने वाला उसमें जाएगा तो वो लिस्ट देखेगा, वो देखेगा कि मालिक मुसलमान है या काम करने वाला मुसलमान है, तो फिर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल होगी उसको देखकर। ये कम से कम आदित्यनाथ जी, उनके सलाहकार, उनकी सरकार उम्मीद करती है कि ऐसा होगा और वो हलचल होगी। उसी हलचल पे इनका भरोसा है
उस हलचल के सहारे ये हिंदू प्रतिक्रिया नियोजित करना चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा दांव इस तरह का है। अब इनकी एक दूसरी समस्या ये है कि ऐसे दांव उस समय ज्यादा कामयाब होते हैं जबकि जनता की हमदर्दी आपके साथ होती है और आप पूरी तरह, आपकी पोल नहीं खुल चुकी होती है, लोगों को आपसे उम्मीद होती है कि आप कुछ करेंगे, आप कुछ करके दिखाएंगे। वो तो हो नहीं रहा है। भाई आप आए थे सत्ता में तो आपने वायदे किए थे कि जितने भी रिक्तियां हैं, खाली स्थान है सरकार में, वो भर दिए जाएंगे, शिक्षकों की इतनी रिक्तियां भर दी जाएंगी। आपने 7 साल से ऊपर सत्ता में हो गए, ये काम तो आपने किया नहीं। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के बोझ से दबा हुआ है बुरी तरीके से। कुछ भी नहीं किया आपने जो वायदे किए थे। अब आपने जो वायदे नहीं किए, अब आप इसके जरिए उसकी भरपाई करना चाहते हैं। तो शुरू शुरू में ये बातें लोगों को आकर्षक लगती हैं। इस एनकाउंटर वाली तकरार चल रही है अखिलेश में और उनमें, तो शुरू शुरू में ये बातें आकर्षक लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। फिर उनका जितना फायदा हो रहा था उससे दूना नुकसान होता है। जी जरूर, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश तो खैर एक अपने स्टाइल से पॉलिटिक्स कर ही रहा है, लेकिन सर जो जो ज्यादा जरूरी है इस समय वो है हरियाणा में चल रहा चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव। दोनों जगहों पे वोट पड़ने हैं। जम्मू कश्मीर आज सेकंड फेज का चल रहा है, 5 तारीख को हरियाणा में वोट पड़ेंगे। और अपेरेंटली जो बाहर से देखने पर लगता है कि हरियाणा में तो चुनाव एक तरफा है, कांग्रेस को एज है, कांग्रेस वहां लगता है कि सरकार बना ले जाएगी। लेकिन जो ज्यादा चर्चा में है वो है दोनों पार्टियों के भीतर की कलह। और एक तरफ कांग्रेस में कुमारी सैलजा वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा चल रहा है, भाजपा में भी वही हाल है। नायब सिंह सैनी को अपनी सीट छोड़नी पड़ी है, अनिल विज कह रहे हैं मैं भी सीएम की रेस में हूं। सर मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि किसके परिवार की कलह ज्यादा बड़ी है, कौन उसको सेटल करने में ज्यादा कामयाब होगा, और किसके परिवार में छोटी कलह है और उसको दिखाया बड़ा जा रहा है। देखिए, इसमें दोनों पार्टियों की स्थिति अलग अलग है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि वो चुनाव बिल्कुल जीतने के कगार पर खड़े हुए हैं, तकरीबन चुनाव वो जीत ही गए हैं, केवल घोषणा होनी बाकी है। तो उनको लगता है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो फिर कब बनेंगे मुख्यमंत्री। तो ये जो पूरा पहलू है, इसकी वजह से रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा और हुड्डा साहब जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तकरार है। साफ दिख रहा है कि आला कमान हुड्डा साहब के पक्ष में है। अगर हुड्डा साहब के पक्ष में नहीं होता तो 70-72 टिकट हुड्डा साहब के कहने पर न बांटे जाते। अभी कल ही सुरजेवाला ने बयान दिया है कि भाई हम तीनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा ये खड़गे साहब और राहुल गांधी तय करेंगे, और लोकतंत्र में सबको अधिकार है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने का। अच्छा, अब मेरा इसी तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नायब सिंह सैनी होंगे अगर हम चुनाव जीते। अनिल विज ने भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्हें मौका मिला तो वो हरियाणा की किस्मत बदल लेंगे। उसके बाद में जो इंद्रजीत सिंह जो है केंद्र में राज्य मंत्री हैं, अहीरवाल के नेता हैं, उनका भी कहना है कि भाई हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और वो हमेशा ही अहीरवाल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता ही है, क्योंकि हरियाणा बना था तो वीरेंद्र सिंह बने थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो वो पहला सबसे अहीरवाल के लोग मानने लगे हैं कि हमारा मौरूसी हक है मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर। तो ये सारी दोनों बहस चल रही है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है चुनाव जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वहां जो दावेदारी हो रही है वो दावेदारी दरअसल में अगले चुनाव के लिए हो रही है। भाजपा के अंदर जो दावेदारी इस चुनाव के लिए नहीं, वो जानते हैं इस चुनाव में तो हम जीतेंगे ही नहीं, लेकिन अगर कोई दावेदारी वो नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में अपनी दावेदारी को जारी कैसे रख पाएंगे। इस चुनाव के बाद नायब सिंह सैनी का पत्ता तो पूरी तरह साफ हो जाएगा। भाई उनके नेतृत्व में भाजपा चुनाव हार जाएगी तो उनका खेल खत्म, राजनीति में कुछ ज्यादा जमेगा नहीं उनका खेल। अब बाकी क्या रह गया? बाकी रह गए अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह। तो वो अगले चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग इसी चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये दोनों की दावेदारियों में फर्क है। दोनों पार्टियों में गुटबाजी है, जम के गुटबाजी है। आला कमान के कहने के बावजूद लोगों की जुबान नहीं रुक रही है, वो अपनी बात कहते ही चले जा रहे हैं। सबको लग रहा है कि भाई ये मौका है, हम वो अगले चुनाव के लिए देख रहे हैं, ये इस चुनाव के लिए देख रहे हैं। लेकिन इससे कोई चुनाव का माहौल बदल रहा हो या जो परिस्थिति है, जैसा आपने कहा कांग्रेस को एज है, मैं तो इसके ऊपर जाके देखता हूं। चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। अगर कुछ खास बात नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में ऐतिहासिक पराजय होगी। समाज का तकरीबन हर तबका, यानी वो तबके भी जो पारंपरिक रूप से भाजपा को वोट देते रहे हैं, उनमें भी एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं देने वाला है।
तो बिल्कुल चुनाव स्पष्ट है। मैं आमतौर पर परहेज करता हूं इस तरह की भविष्यवाणियां करने से, लेकिन हरियाणा में जो दिख रहा है उससे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ एक निर्वाचन क्षेत्रों में थोड़े बहुत हेर फेर के अलावा मतलब कांग्रेस आराम से 60-65 सीटें जीत जाएगी, इससे ऊपर भी जीत सकती है। सर एक और फैक्टर है जो कि काफी चर्चा में रहा, वो था विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का कांग्रेस ज्वाइन करना। लेकिन जो बाद में खबरें आई, कुछ इंडियन एक्सप्रेस में एक आध कुछ स्टोरी छपी जिसको मैंने पढ़ा, कि उनका कहना यह है कि एज प्लेयर्स, एज ओलंपियंस, जनता में उनके प्रति एक सिंपैथी है, लेकिन राजनीति में आने पर शायद उनको वो वाला रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और जहां तक मेरी खबर, कल मेरी किसी से बात हुई हरियाणा में, उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट की सीट बहुत आसान नहीं है, सीट फंसी हुई है वहां पे जुलाना, जहां से वो लड़ रही हैं। आपके पास सर कुछ ऐसी खबर है कि विनेश फोगाट स्वीप करके निकालेंगी या फाइट करके जीत ही जाएंगी फाइनली? देखिए, मेरा मानना है बजरंग पूनिया तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। वो नहीं लड़ रहे हैं। वो तो किसानों का संगठन करने की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन विनेश फोगाट को सीट अपनी आसानी से जीतनी चाहिए। एक तो वो विनेश फोगाट है, एक बड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस उन्हें प्राप्त है, और पूरी जो घटनाक्रम चला है उसके जनता में उनके प्रति बड़ी हमदर्दी है। और कुछ ना कुछ ये ठीक है, जब आप पहलवान होते हैं तब आप दूसरी केवल पहलवान हैं, तब आपको दूसरी निगाह से देखा जाता है। जैसे आप उम्मीदवार होते हैं उसमें आपके मुकाबले प्रतिद्वंदी भी होता है। पहलवान के मुकाबले जब आप थे तो उसमें कोई प्रतिद्वंदी था नहीं, तो वो प्रतिद्वंदी भी कोशिश करता है, वो आपके लड़ रहा है आपसे, वो कुछ वोट आपसे छीनना चाहता है, वो चुनाव जीतना चाहता है, तो जाहिर है कि वैसी एक तरफा परिस्थिति नहीं होती है। लेकिन हरियाणा में अगर कांग्रेस की हवा है, अगर भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, तो विनेश फोगाट भी अपना चुनाव कैसे हार सकती है? वो तो सबसे ज्यादा वोटों से बहुत आसानी के साथ उनको चुनाव जीतना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रकार की वहां से कोई खबर आई है जिससे लग रहा हो कि विनेश फोगाट का चुनाव जीतना संदिग्ध है। चुनाव जीतना अगर किसी का संदिग्ध है तो अनिल विज फंसे हुए हैं अपने चुनाव में। चुनाव जीतना अगर संदिग्ध है तो आपके नायब सिंह सैनी जो लाडवा से लड़ रहे हैं वहां फंसे हुए हैं चुनाव में। वो तो अनमने भाव से उनको वहां भेजा गया, वो तो वहां से लड़ना नहीं चाहते थे। पिछली बार कांग्रेस ने 12,000 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार को लाडवा में हराया था। जी सर, जैसे विनेश फोगाट कांग्रेस के पास है, वैसे ही भाजपा के पास एक कंगना रनौत जी हैं। वो टाइम टू टाइम जो है वो भाजपा को काफी कुछ नुकसान पहुंचाती रहती हैं। जैसे कल फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अब ये तीनों जो कानून जी, आप विनेश फोगाट तुलना कंगना रनौत से मत कीजिए, वो बिल्कुल अलग अलग किस्म के किरदार हैं। कंगना रनौत की मैं भी सोच रहा हूं कि भाई कंगना रनौत को वो राजनीतिक प्राथमिकता और शक्ति कहां से प्राप्त हो रही है जिसकी वजह से वो इस प्रकार के वक्तव्य दे रही हैं। अब देखिए, हरियाणा में चुनाव चल रहा है, सब लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन भाजपा के खिलाफ है। भाजपा और किसान आंदोलन के बीच में 36 का आंकड़ा है। किसान, जवान, पहलवान, ये तीन चीजों के बारे में माना जा रहा है कि ये भाजपा को चुनाव जीतने में बहुत बड़ी रुकावट है। ऐसे में एक फिल्म स्टार पॉलिटिशियन जो हरियाणा की है भी नहीं, हिमाचल प्रदेश की हैं, वो बयान दे रही हैं कि उन 3 किसान कानूनों को दोबारा वापस लाना चाहिए। सवाल ये है कि ये जुर्रत जो है, ये दुस्साहस, वो आखिरकार कहां से उन्हें वो शक्ति प्राप्त हो रही है जिसकी वजह से वो कर रही हैं? और इस प्रकार के दुस्साहस करने के बावजूद भाजपा का कोई भी नेता उनको रोकता क्यों नहीं है? उनके खिलाफ कोई बयान क्यों नहीं आता है? उनको डांटा क्यों नहीं जाता है? उनसे ये क्यों नहीं कहा जाता है कि आप बिल्कुल शट अप, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे पूरे चुनाव के दौरान, आपकी बोलने से नुकसान हो रहा? कोई कुछ नहीं कह रहा है। और वो बिल्कुल जैसे कि उनके मन में जब कोई बात आती है तो वो कहने लगती हैं। तो इसके पीछे ताकत उन्हें कहां से प्राप्त हो रही? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये वक्तव्य किस मानसिकता से निकल के आया है? मैं दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह है कि कंगना रनौत को अपनी ताकत सीधे प्रधानमंत्री से प्राप्त होती है। अगर प्रधानमंत्री से ताकत ना प्राप्त हो रही होती तो कोई उनकी बात का खंडन करने की हिम्मत करता? क्यों नहीं उनकी बात का खंडन किया जाता है, जबकि उनकी बात सीधे सीधे राजनीतिक रूप से नुकसानदेह बात है। और किसान आंदोलन का विरोध करने के नाम पे वो थप्पड़ भी खा चुकी हैं एयरपोर्ट पे, एक सीआईएसएफ की महिला के हाथ से। ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर वो इस बात को कह रही हैं, इस बात को। तो सीधी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का जो प्रभामंडल है, उस प्रभामंडल की रोशनी से उनका चेहरा दबदबा रहा है, और इस बात को भाजपा में सब लोग जानते हैं। इसलिए कोई उनसे पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है, उनका विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार जब उन्होंने किसानों के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए थे, तब नड्डा साहब ने उनको बुला के समझाया था।
लेकिन जाहिर है कि नड्डा साहब की हैसियत इतनी नहीं है कि कंगना रनावत को समझा सकें या चुप हो सकें। कंगना रनावत ने उनकी बात को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, वो अपने वक्तव्यों को लगातार जारी कर दे रही हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, चूंकि नरेंद्र मोदी की वो खास सांसद हैं, इसलिए कोई उनको रोक नहीं सकता है भाजपा में। दूसरी बात यह है कि ये जो वक्तव्य है, ये नरेंद्र मोदी के मन की भी एक छुपी हुई महत्वाकांक्षा है। आपको याद होगा जब उन्होंने किसान कानून वापस दिया, उन्होंने ये नहीं कहा था किसान कानूनों में कमी है, उन्होंने कहा था कि किसान समझने में नाकाम रहे हैं और उनकी तपस्या पूरी नहीं हुई है, इसकी वजह से उनको समझा सकते हो, ये उन्होंने कहा था। तो भाजपा में आमतौर पर ये छवि है कि हमारे किसान कानून ठीक थे, किसानों की गलती है कि उन्होंने इतना आंदोलन किया और हमें मजबूरन जो है उनके कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी के मन की जो आकांक्षा है और भाजपाइयों के मन की जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा को ही उन्होंने व्यक्त किया है। तो मनी मन तो लोग भाजपा में बड़े खुश हो रहे होंगे, क्या जोरदार बयान दिया है देखिए। तो ये कंगना रनावत के बयान भाजपा की जो मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति को भी उजागर करते हैं। कृषि नीति के सवाल पे भाजपा का जो ऊहापोह है, जो समस्या है, उस समस्या को भी सामने रखते हैं ये। और दूसरे प्रधानमंत्री से उनका सीधा एक लिंक है ही, क्योंकि उन्हीं के समर्थन के कारण उनको टिकट भी मिला, वो चुनाव भी जीती और लगातार मनचाहे बयान भी दे रही हैं। जी, मैं वही सोच रहा था कि ये जो कंगना रनावत कह रही है, वो शायद किसी भी सामान्य भाजपा या मोदी समर्थक की ये मन की इच्छा है कि जिन भी मुद्दों पर नरेंद्र मोदी ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उनको विश्वास है मोदी जी एक न एक दिन उसको फिर से लाएंगे जरूर, चाहे वो कोई बिल हो, चाहे वो कोई भी ऐसा हो। उसके मन की यही इच्छा होती है कि मोदी जी में मेरा विश्वास है, मोदी जी अभी फिलहाल चुनाव के चक्कर में जरा अब आप देखिए जो एक्स के ऊपर कमेंट्स आते हैं, वो देखिए आप, मोदी जी ने जब चुनाव मुहिम लगा रहे थे तो वो कुछ कांग्रेस की इकोसिस्टम और लेफ्ट की इकोसिस्टम के बारे में बात करते थे। अब वो प्रधानमंत्री के बनने के बाद इकोसिस्टम को ध्वस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हों और जो लेफ्ट के सपोर्टर हैं, इकोसिस्टम का मतलब है जो एक डिस्कोर्स चलाने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सबको पकड़ा धका जाए, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, सबको देशद्रोही घोषित किया जाए, सबके घरों में कुर्कियां हों, छापे हों, बुलडोजर चले। मतलब ये सब लोग ये चाहते हैं। मोदी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये तो जो छिपी हुई महत्वाकांक्षाएं हैं, वो इसी तरीके से उजागर होती हैं। जी, मैं सर जरा कश्मीर चुनाव पे 2 मिनट बात करना चाह रहा था। कश्मीर चुनाव में भी लगभग ये है कि भाजपा वहां पे कश्मीर में तो नहीं है, घाटी में, जम्मू में वो नो डाउट कुछ न कुछ करेगी, लेकिन वहां पे जो बाकी कुछ और फैक्टर्स चले गए हैं, या चाहे वहां पे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो या छोटी पार्टीज लड़ रही हो, वो क्या टफ फाइट दे रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को। उतना आसान नहीं है इनके लिए ये पूरा 90 में 46 सीट कम से कम जीत लेना। देखिए, मोटे तौर पे मेरी समझ ये है, बारीक बातें तो बहुत सी की जा सकती हैं, अगर निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से आप चलेंगे तो बहुत सी बातें सामने आएंगी। मोटी समझ ये है कि घाटी में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बहुत कमजोर है। वो 28 सीटों पर तो उसने उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए हैं, उनके प्रॉक्सी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मतलब जो है डमी उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो भाजपा घाटी में कहीं नहीं है और घाटी में भारतीय जनता पार्टी की बुरी पराजय होगी। ज्यादातर पराजय वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों होगी और कहीं कहीं दूसरी पार्टियों के हाथों पराजय होगी। वहां भाजपा का एक तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। जम्मू में मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू में मजबूत है, वहां वो चुनाव कई सीटों पर जीतेगी चुनाव। लेकिन जम्मू में मामला एक तरफा नहीं है घाटी की तरीके से। वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी पुराना आधार है, वो लोग भी वहां जम के लड़ रहे हैं। तो जम्मू में भाजपा चुनाव जीतेगी जरूर, आगे रहेगी इन दोनों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव वहां एक तरफा है। घाटी में चुनाव एक तरफा है, जम्मू में चुनाव दो तरफा है। इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, इस तरीके से पूरे मामले को देख सकते हैं। जहां तक घाटी के अंदर जो दूसरे छोटे प्लेयर्स हैं उनकी बात है, जैसे इंजीनियर रशीद की पार्टी है या और इस तरह की दूसरे एक अपनी पार्टी करके भी है, एक है, ये सब ये जो है, तो ये लोग निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से अपना इनका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जिस निर्वाचन क्षेत्र में मजबूत है, क्योंकि इंजीनियर रशीद की ये छवि नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी को हरा के ये सरकार बना लेंगे। उन्होंने एक शानदार, जेल में रहते हुए एक शानदार लोकसभा चुनाव लड़ा था, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया था, लेकिन ऐसा बारामूला से, लेकिन ऐसी छवि नहीं है उनकी को सरकार बना लेंगे। तो अगर कश्मीर का जो हाईली पॉलिटिसाइज, बहुत ही राजनीतिकृत मतदाता है,
वो किसी एक या दो निर्वाचन क्षेत्रों में या 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उनके उम्मीदवार के ऊपर भरोसा कर सकता है कि वो भाजपा को आगे नहीं बढ़ने देंगे या वो वहां से चुना जाना चाहिए उनको। लेकिन पूरी छवि सरकार बनाने की ना होने के कारण उनको कोई बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं। नहीं, लेकिन सर 2-4-5 सीट पीडीपी, 2-4-5 सीट ऐसी छोटी पार्टीज, अगर वो नुकसान तो डैमेज तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ही कर रही हैं। ऐसे में मतलब जैसे जो एक तरफा बात, मतलब जैसे बीजेपी वहां गेम में नहीं है, लेकिन उस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी गेम में नहीं है घाटी में। घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? जी नहीं, मुझे तो लगता है कि घाटी में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ही जोर है। अच्छा, हाँ, ये कोई बड़ा घाटी के अंदर ज्यादातर सीटों पे तो यही लोग चुनाव जीतेंगे। जम्मू अच्छा में जरूर इन लोग, जम्मू में भाजपा के साथ इनकी करारी टक्कर है। बाकी आप इंजीनियर रशीद की पार्टी ने तो सारी सीटों पे घाटी में चुनाव लड़ा हो, मुझे ऐसा नहीं पता है, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। देखिए जो पार्टी, जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये समझना चाहता कि अगर ये जैसे पीडीपी 2-4-5 सीट का नुकसान करती है, या अपनी पार्टी 1-2 सीट, इंजीनियर रशीद की पार्टी 2-4-5 सीट, तो वो मुश्किल तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है ना। नहीं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनसे टकराना पड़ेगा और उनसे मुकाबला करना पड़ेगा, ये बात आपकी सही है। और वो कुछ एक निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छे वोट भी प्राप्त करेंगी। मेरा कहना क्या है कि हम लोग वोटर लोग किसको जिताएंगे ये घोषणा हम अभी नहीं कर सकते, ये वोटरों का विशेषाधिकार है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से कश्मीर का वोटर ये देखेगा कि कश्मीर में सरकार कौन बना सकता है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सरकार कौन बना सकता है। मुझे नहीं लगता कि घाटी का जो वोटर है, जिसमें 95-96% मुसलमान वोटर है, वो मुसलमान वोटर ही सोचेगा कि इंजीनियर रशीद घाटी में सरकार बना सकते हैं, ये अपनी पार्टी घाटी में सरकार बना सकती है। तो कांग्रेस, आप लोकसभा चुनाव को भी देख लीजिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटों को अगर आप जोड़ दीजिए तो बहुत ताकतवर हो जाते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण शक्ति बन जाते हैं। तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वोटर का रुझान मुख्य तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ होगा। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जहां इंजीनियर रशीद की पार्टी ने या दूसरी पार्टियों ने अच्छे उम्मीदवार दिए होंगे, उनको भी वोट मिल सकते हैं, लेकिन उनकी सीमा क्या होगी, वो क्या सीट जीत पाएंगे, सीट कन्वर्जन की तरफ जा पाएंगे, ये इस पे सोचना होगा। और वो निर्वाचन क्षेत्रों के लिहाज से हम लोगों को आकलन करना होगा, तब समझ में आएगा कि कहां पे क्या हो रहा है। जी, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद प्रोफेसर साहब हमसे बात करने के लिए, और दर्शकों का धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो हमें जरूर लिख करके भेजें। थैंक यू वेरी मच।